वेलकम बैक स्टूडेंट्स। प्रीवियस वीडियो के अंदर हम बात कर रहे थे रसारोहण की क्रियाविधि के बारे में। अब हम बात करेंगे आज वाष्पोत्सर्जन क्रिया के बारे में बात करेंगे। वाष्पोत्सर्जन क्रिया क्या होती है? देखो, वाष्पोत्सर्जन क्रिया को अगर हम परिभाषित करने का प्रयास करें तो ये एक ऐसी प्रक्रिया है पौधे के वायु विभागों द्वारा जल का वाष्प के रूप में उड़ना जो होता है वह जल का वाष्प के रूप में बाहर निकलने की जो प्रक्रिया होती है उसे कहते हैं वाष्पोत्सर्जन क्रिया। पौधे के वायवीय भागों द्वारा जल का वाष्प के रूप में वेपर के रूप में वाटर वेपर के रूप में बाहर निकलना क्या कहला रहा है? वाष्पोत्सर्जन क्रिया कहलाती है। अब वायु भागों में सबसे ज़्यादा जो वाष्पोत्सर्जन क्रिया होती है वो पत्तियों द्वारा होती है। किसके द्वारा होती है? वो पत्तियों के द्वारा होती है। और लगभग ये प्रक्रिया होती है 80 से 90% जो प्रक्रिया होती है वो किसके द्वारा होती है? पत्तियों के द्वारा होती है। तो हम यहाँ परिभाषित करते हैं इसको। परिभाषा के बारे में बात करें, परिभाषा पौधे के वायवीय भागों द्वारा जल का वाष्प के रूप में पौधे के वायवीय भागों द्वारा जल का वाष्प के रूप में बाहर निकलना वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। क्या कहलाता है? वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। अब नेक्स्ट पॉइंट बात करें अगर यहाँ पर वायु भागों में मुख्यतः किसके द्वारा होता है? पत्तियों के द्वारा। वाष्पोत्सर्जन क्रिया मुख्यतः पत्तियों द्वारा मुख्यतः किसके द्वारा होती है? पत्तियों द्वारा होती है। वाष्पोत्सर्जन क्रिया मुख्यतः पत्तियों द्वारा होती है। इसके द्वारा लगभग 80 से 90% वाष्पोत्सर्जन होता है। कितना वाष्पोत्सर्जन होता है? 80 से 90%। अब वायु भागों के आधार पर हम बात करते हैं 3 प्रकार की वाष्पोत्सर्जन क्रिया होती है और उसमें हम बात करेंगे वाष्पोत्सर्जन मुख्यतः 3 प्रकार से होता है। वाष्पोत्सर्जन मुख्यतः 3 प्रकार का होता है। नंबर वन बात करते हैं रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन। रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन। नंबर 2 बात करते हैं हम उपत्वचीय वाष्पोत्सर्जन। उपत्वचीय वाष्पोत्सर्जन। और नंबर 3 बात करें हम वो है वातरंध्रीय वाष्पोत्सर्जन। वातरंध्रीय वाष्पोत्सर्जन इसको हम बोलते हैं लेंटिसेलर, इसको क्यूटिकुलर बोलते हैं और स्टोमेटल। क्या बोलेंगे इसको? स्टोमेटल। इसको बोलते हैं क्यूटिकुलर और इसको बोलते हैं लेंटिसेलर। क्या बोलेंगे? लेंटिसेलर। अब 1 बाय 1 इसके बारे में हम बात करेंगे। रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन के बारे में, उपत्वचीय वाष्पोत्सर्जन के बारे में और वातरंध्रीय वाष्पोत्सर्जन के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट तो हम बता रहे थे वाष्पोत्सर्जन के प्रकार और उसमें रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन, उपत्वचीय वाष्पोत्सर्जन और वातरंध्रीय वाष्पोत्सर्जन के बारे में बात कर रहे थे। इसे स्टोमेटल क्या कहा गया था? इसको स्टोमेटल। और इसको क्या कहा गया था? क्यूटिकुलर। और इसे लेंटिसेलर कहा गया। अब देखिएगा हम बात करते हैं रंध्रीय। पहले बात कर लेते हैं रंध्र, स्टोमेटा। ये जो रंध्र होते हैं ना, रंध्र ये सामान्यतः पृष्ठधारी पत्तियां जो होती हैं ना, पृष्ठधारी पत्तियां, उनकी सतह पर छोटे छोटे छिद्र के रूप में पाए जाते हैं। उनकी सतह पर छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं। पृष्ठधारी सब पत्तियां जो होती हैं उनकी निचली सतह पर
कौन सी सतह पर? निचली सतह पर छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं जिन्हें क्या कहते हैं? रंध्र कहते हैं। पृष्ठधारी पत्तियों की निचली सतह पर छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं जिन्हें क्या कहते हैं? रंध्र कहते हैं। अधिकांश जो वाष्पोत्सर्जन क्रिया होती है वो किसके द्वारा होती है? रंध्रों की सहायता से होती है। 50 से 70%, 50 से 70% जो प्रक्रिया होती है वाष्पोत्सर्जन की, वो किसकी सहायता से होती है? रंध्रों की सहायता से होती है। किसकी सहायता से होगी? रंध्रों की सहायता से होगी। फिर दोबारा बता रहे हैं हम यहाँ पर, रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन क्रिया में क्या होता है कि जो पृष्ठधारी पत्तियाँ होती हैं, उन पत्तियों पर छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं निचली सतह पर, मुख्यतः निचली सतह पर। यूँ तो ऊपरी सतह पर पाए जाते हैं, लेकिन मुख्यतः निचली सतह पर छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं। उन छिद्रों को क्या कहते हैं? रंध्र कहते हैं। और इन रंध्रों की सहायता से जल का वाष्पीकरण होता है। तो इस प्रकार की जो प्रक्रिया होती है उसे क्या कहेंगे? रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन क्रिया कहेंगे। सबसे ज़्यादा मात्रा में जो वाष्पोत्सर्जन क्रिया होती है वो किसकी सहायता से होती है? रंध्रों की सहायता से होती है। नेक्स्ट बात करेंगे उपत्वचीय वाष्पोत्सर्जन क्रिया। देखो जो मरुस्थलीय पौधे होते हैं ना, मरुस्थलीय पौधे की जो पत्तियां होती हैं, मरुस्थलीय पौधों की जो पत्तियां होती हैं उनकी ऊपरी सतह पर, पत्तियों की ऊपरी सतह पर, बोले तो बाह्य त्वचा पर मोम जैसी परत पाई जाती है। मोम जैसी परत पाई जाती है, परत, वैक्सी परत पाई जाती है। वैक्सी लेयर पाई जाती है, जिसके कारण क्या है? ये ऊपरी परत क्या होती है? ढकी होती है। लेकिन बट कुछ जगहों पर उपत्वचा जो होती है कटी फटी होती है। क्या होती है? कटी फटी होती है। और इसी कटी फटी जगह से क्या प्रक्रिया होती है? वाष्पोत्सर्जन क्रिया होती है। कौन सी क्रिया हो रही है? वाष्पोत्सर्जन क्रिया हो रही है। लेकिन यहाँ देखिएगा जो मरुस्थलीय पादप होते हैं सामान्यतः उनमें वाष्पोत्सर्जन क्रिया कम पाई जाती है। कारण क्या है? उनके ऊपर वैक्सी, उनकी पत्तियों पर है क्या पाई जाती है? वैक्सी लेयर पाई जाती है। और वैक्सी लेयर क्या करती है? जल को वाष्प रूप में उड़ने से रोकने का कार्य करती है। किंतु कुछ जगहों पर ये जो उपत्वचा है, जिसे क्यूटिकल कहा गया है, जो कि मोम से पर ढकी हुई थी, कुछ जगहों पर ये कटी फटी होती है, अनकवर्ड होती है। उन जगहों से जो है जल का वाष्प रूप में जब बाहर निकलता है तो उस प्रक्रिया को हम कहते हैं उपत्वचीय वाष्पोत्सर्जन क्रिया कहते हैं। ये केवल किन में पाई जाती है? मरुस्थलीय पौधों के अंदर ये प्रक्रिया पाई जाती है, मरुस्थलीय पौधों के अंदर। और इसकी सहायता से 3 से 10% वाष्पोत्सर्जन क्रिया होती है। 3 से 10%, बहुत कम जल वाष्पोत्सर्जन क्रिया संपन्न होती है। इससे 3 से 10% जो वाष्पोत्सर्जन क्रिया होती है वो क्यूटिकल ट्रांसपायरेशन होती है। नेक्स्ट बढ़ते हैं वातरंध्रीय। पौधे के जो फल हैं, तना है, उस पर सूक्ष्म छिद्र पाए जाते हैं। तने, फल पर क्या पाए जाते हैं? सूक्ष्म छिद्र पाए जाते हैं। क्या पाया जाता है? सूक्ष्म छिद्र। उन सूक्ष्म छिद्रों को क्या कहते हैं? वातरंध्र। क्या कहते हैं उनको? वातरंध्र कहते हैं। सूक्ष्म छिद्र पाए जाते हैं फलों की सतह पर, तने पर, फलों की सतह पर क्या पाए जाते हैं? सूक्ष्म छिद्र पाए जाते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं? वातरंध्र कहते हैं। इन वातरंध्रों की सहायता से होने वाला जो वाष्पोत्सर्जन होगा उसे क्या कहते हैं? वातरंध्रीय वाष्पोत्सर्जन क्रिया कहते हैं। क्या कहेंगे इसको? वातरंध्रीय वाष्पोत्सर्जन क्रिया कहेंगे। और बहुत कम मात्रा में होता है। इसका जो वैल्यू है जो हमारे पास 0.1% वाष्पोत्सर्जन क्रिया होती है। यहाँ पर सबसे कम जो वाष्पोत्सर्जन क्रिया होती है वो किसकी सहायता से होती है? वातरंध्रों की सहायता से होती है। अगेन रिपीट करें, वाष्पोत्सर्जन 3 प्रकार का था। कितने प्रकार का था? 3। नंबर 1 रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन, नंबर 2 उपत्वचीय वाष्पोत्सर्जन और नंबर 3 वातरंध्रीय। रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन रंध्रों की सहायता से होती है। उपत्वचीय वाष्पोत्सर्जन क्रिया उपत्वचा की सहायता से होती है। और वातरंध्रीय वाष्पोत्सर्जन किसकी सहायता होता है? वातरंध्रों की सहायता से। ये पत्ती की ऊपरी या निचली सतह पर सूक्ष्म छिद्र के रूप में पाया जाता है, जिन्हें रंध्र कहते हैं।
और इन रंध्रों की सहायता से सर्वाधिक मात्रा में वाष्पोत्सर्जन क्रिया होती है, लगभग 50 से 70%। नेक्स्ट हम बात करें उपत्वचीय वाष्पोत्सर्जन। यहाँ पर क्या है, जनरली उपत्वचा जो होती है वैक्सी परत से ढकी होती है, मोमी परत से ढकी रहती है, जिस कारण जल की कमी होती है। और ख़ास बात क्या है, मरुस्थलीय पौधों के अंदर ये प्रक्रिया पाई जाती है। अगर कहीं कहीं पर ये वैक्सी परत नहीं पाई जाती है तो उस ओपनिंग जो उस ओपन जो एरिया है उपत्वचा का, उससे जो वाष्पोत्सर्जन क्रिया होती है वो कहलाती है उपत्वचीय वाष्पोत्सर्जन क्रिया। और इसकी जो वैल्यू है हमारे पास, अगर हम देखते हैं टोटल वाष्पोत्सर्जन में कितना कंट्रीब्यूशन है इसका, 3 से 10% तक जो वाष्पोत्सर्जन क्रिया होती है वो किसकी सहायता से होती है, उपत्वचा की सहायता से, क्यूटिकलर की सहायता से। नेक्स्ट वातरंध्र। वातरंध्र तने और फल हैं, इनके किनारे पर छोटे सूक्ष्म छिद्र पाए जाते हैं जिन्हें क्या कहते हैं, वातरंध्र कहते हैं। और इन वातरंध्रों की सहायता से होने वाला वाष्पोत्सर्जन होता है वो कहलाता है वातरंध्रीय वाष्पोत्सर्जन। और सबसे कम मात्रा में इनकी सहायता से वाष्पोत्सर्जन क्रिया होती है, जिसको हम किसके डिनोट करते हैं, 0.1% से कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं इसका, 0.1% वैल्यू इसको हम मान सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात करेंगे रंध्र की संरचना। किसके बारे में बात करेंगे, रंध्र की संरचना। जैसा कि हमने बताया था रंध्र की संरचना के बारे में हम बात कर रहे थे, तो यहाँ पर हमने बताया था आपको कि जो रंध्र होते हैं पत्तियों की ऊपरी व निचली सतह पर, पत्तियों की ऊपरी व निचली सतह पर एक सूक्ष्म छिद्र रूपी संरचना होती है, जिन सूक्ष्म छिद्र रूपी संरचनाओं को क्या कहते हैं, रंध्र कहते हैं। अब अधिकांश पादपों के अंदर ये जो रंध्र होते हैं इनकी जो संरचना होती है उसके लिए हमारे पास जो पत्ती जो होती है उसमें विशिष्ट प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। उन विशिष्ट प्रकार की कोशिकाओं को कहते हैं द्वार कोशिकाएं। क्या बोलते हैं उनको, द्वार कोशिकाएं। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं पत्तियों की ऊपरी व निचली सतह पर पाए जाने वाले सूक्ष्म छिद्र रंध्र कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, रंध्र कहलाते हैं। एक बात तो ये हुई। अब ये जो रंध्र होते हैं इनकी संरचना जो होती है उसके निर्माण में विशिष्ट कोशिकाएं भाग लेती हैं और उन विशिष्ट कोशिकाओं कहते हैं द्वार कोशिका। रंध्र की संरचना द्वार कोशिकाओं, संरचना किससे होती है, द्वार कोशिकाओं, गार्ड सेल्स द्वारा निर्मित होती है। किससे होती है, द्वार कोशिकाओं से। अब इन द्वार कोशिकाओं की खास विशेषता होती है, वृक्काकार होती हैं। कैसी होती हैं ये, वृक्काकार होती हैं। वृक्काकार होती हैं, किडनी शेप्ड होती हैं। कैसी होती हैं, किडनी शेप्ड होती हैं, वृक्काकार होती हैं। कैसी होती हैं, देखो इनकी संरचना को हम इस प्रकार समझ सकते हैं। यहाँ पर इस प्रकार की संरचना होती है। ये द्वार कोशिकाएं। इन द्वार कोशिकाओं में खास बात ये होती है कि जीवद्रव होता है, हरितलवक होता है, केंद्रक होता है, यानी कि आवश्यक जो कोशिकांग होते हैं कोशिका के वे सभी पाए जाते हैं। इसके अंदर जीवद्रव भी पाया जाता है, हरितलवक भी पाया जाता है और केंद्रक भी पाया जाता है, आर प्रेजेंट। ठीक। अब ये द्वार कोशिका होती है, कैसी होती है, वृक्काकार होती हैं। कैसी होती हैं, वृक्काकार होती हैं। इसमें दो सतह होती हैं। कितनी सतह होती हैं, दो सतह स्पष्ट दिखाई देती है। यहाँ पर ये उभरी हुई सतह, उभरी सतह जिसे क्या कहते हैं, उत्तल सतह। और ये क्या है, धंसी सतह जिसे क्या कहते हैं, अवतल। क्या बोलेंगे इसको, अवतल सतह। ये उभरी सतह उत्तल और ये कैसी है, धंसी हुई सतह, क्या कहलाएगी, ये अवतल। अब यहाँ पर क्या है,
हरित लवक भी पाया जाता है और जीवद्रव भी पाया जाता है। ये द्वार कोशिकाओं की संरचना के बारे में बता रहा हूँ मैं अभी आप। द्वार कोशिकाओं से क्या निर्मित होते हैं? रंध्र निर्मित होते हैं। क्या निर्मित होते हैं? रंध्र। अभी हम द्वार कोशिकाओं के बारे में बात करें तो द्वार कोशिकाओं की जो भीतरी ये जो सतह होती है ये कैसी होती है? मोटी होती है। कैसी होती है? मोटी होती है। और ये जो सतह होती है ये कैसी होती है? पतली होती है। अब मोटी होती है तो इसमें क्या होता है? खिंचाव आता है। और ये पतली होती है, इस खिंचाव के कारण, इसके खिंचाव के कारण क्या है? ये फैलती है। तो ये तो क्या करती है? फैलने का कार्य करती है। फैलने का कार्य करती है। और ये क्या है? एक तरह से सिकुड़ने का कार्य करती है। किसका कार्य करेगी? सिकुड़ने का कार्य करेगा। दो द्वार कोशिका होती है। दो द्वार कोशिकाएं परस्पर एक दूसरे के संपर्क में आती हैं और उन दोनों द्वार कोशिकाएं मिलकर एक रंध्र का निर्माण करती हैं। क्या रंध्र का निर्माण करती है? जब ये दो द्वार कोशिकाएं एक दूसरे के नज़दीक आती हैं, जब ये द्वार कोशिकाएं एक दूसरे के नज़दीक आती है, एक द्वार कोशिका एक दूसरी द्वार कोशिका, जब ये दोनों द्वार कोशिकाएं एक दूसरे के नज़दीक आती है तो इनके बीच में एक छिद्र रूपी संरचना बन जाती है। क्या बन जाती है? एक छिद्र रूपी संरचना बन जाती है। इस छिद्र रूपी जो संरचना होती है इसे ही क्या कहते हैं? रंध्र कहते हैं। ये छिद्र क्या है? बंद भी हो सकता है और खुल भी सकता है। छिद्र क्या है? बंद भी हो सकता है और खुल भी सकता है। जब ये छिद्र बंद होता है तो इसी कंडीशन को क्या कहते हैं? हम बंद रंध्र कहते हैं, क्लोज स्टोमेटा कहते हैं। और जब ये छिद्र खुलता है तो इसे क्या कहते हैं? हम ओपन स्टोमेटा कहते हैं, खुला रंध्र कहते हैं। अब ये छिद्र का बंद होना और खुलना ये डिपेंड करता है द्वार कोशिकाओं की स्फीत अवस्था पर और सलत अवस्था पर। जब द्वार कोशिकाएं क्या होती हैं? स्फीत होती हैं, यानी कि फूली हुई होती हैं, तो रंध्र क्या होता है? ओपन हो जाता है। और जब द्वार कोशिकाएं सलत हो जाती हैं, पिचक जाती हैं, तो द्वार कोशिकाओं के बीच में जो छिद्र रूपी संरचना होती है वो क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है। इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? बंद रंध्र कहते हैं। अब इसको हम यहाँ पर एक डायग्राम के थ्रू आपको बताएंगे किस प्रकार ये संरचना जो निर्मित होती है। ये हमारे पास संरचना है। ये जो है ये क्या है? रंध्र। ये हमारे पास हरित लवक, देखिएगा ये हमारे पास क्या है? द्वार कोशिकाएं, गार्ड सेल बोलते हैं इनको। क्या बोलते हैं? द्वार कोशिका बोलती है। ये जो इनके बीच में जो छिद्र रूपी संरचना है ये छिद्र रूपी संरचना है। ये छिद्र रूपी संरचना है, ये क्या कहलाती है? रंध्र कहलाती है। अब ये द्वार कोशिका होती है। इन द्वार कोशिकाओं के एडजस्ट में, इन द्वार कोशिकाओं के ये कह सकते हैं पड़ोस में भी कुछ कोशिकाएं पाई जाती हैं जिन्हें कहते हैं सहायक कोशिकाएं। उन सहायक कोशिका युक्त द्वार कोशिकाओं को, रंध्र को हम इस प्रकार दर्शा सकते हैं। उसकी संरचना को यहाँ पर देखते हैं, हम आपको यहाँ बताते हैं कि किस प्रकार एक रंध्र जो होता है उसकी संरचना होती है। देखो ये हमारे पास एक कंडीशन, ये हमारे पास ये कंडीशन, ये हमारे पास इसकी सहायक कोशिका है। ये सहायक कोशिका, प्रत्येक के अंदर केंद्रक पाया जाता है, हरित लवक पाया जाता है, ये केंद्र। तो इस प्रकार ये हमारे पास, यहाँ पे देख लेते हैं, थोड़ा सा इसको भी दर्शा देते हैं। ये
ये जो बाहर संरचना बता रहा हूँ ये नेक्स्ट कोशिका के लिए हमारे पास दिखाई दे रही है। तो यहाँ रंध्र के जो प्रकार हैं, रंध्र के प्रकार कितने प्रकार हैं? 2 प्रकार हैं। एक तो है खुला रंध्र और दूसरा है बंद रंध्र। खुला रंध्र और बंद रंध्र। यहाँ पर हम देखते हैं तो ये क्या है? खुला रंध्र। और ये क्या है हमारे पास? बंद रंध्र। देखो यहाँ ये क्लियरली रंध्र दिखाई दे रहा है और यहाँ पर क्या है? ये रंध्र समाप्त। रंध्र क्या है? समाप्त। ये जो हमारे पास है सहायक कोशिका, ये क्या है? सहायक कोशिका। ये कैसी है? सहायक कोशिका। और ये जो हमारे पास है ये है, ये क्या है? द्वार कोशिका। द्वार कोशिका है, गार्ड सेल्स बोलते हैं। गार्ड सेल्स बोलते हैं। ये हमारे पास क्या है थी? द्वार कोशिकाएं। और ये क्या है हमारे पास? सहायक कोशिकाएं। अब हम बात करते हैं आगे चलकर ये कि द्वार कोशिकाएं जो होती हैं और सहायक कोशिका होती हैं, इनमें क्या है? विलायक के अणु यानी कि जल के अणुओं का परस्पर आदान प्रदान होता रहता है। ये 2 कंडीशन जो बन रही है हमारे पास रंध्र के 2 प्रकार की, ये खुला रंध्र और बंद रंध्र। तो खुला रंध्र जो होता है ना, खुला रंध्र, उसके अंदर क्या होता है? द्वार कोशिका कैसी होती है? स्फीत। द्वार कोशिका क्या होती है? स्फीत। और यहाँ पर बंद रंध्र के अंदर की बात करें, द्वार कोशिका कैसी होती है? सलथ। कैसी होती है? सलथ होती है, पिच की हुई होती है। जब जल के अणु द्वार कोशिकाओं से इसके अंदर प्रवेश करते हैं तो ये द्वार कोशिकाओं में जल का अणु प्रवेश करने के कारण सहायक कोशिकाओं से जल द्वार कोशिकाओं में प्रवेश करता है तो ये फूलती है। फूलने के कारण आंतरिक सतह जो होती है मोटी होती है, इस पर खिंचाव उत्पन्न होता है और बाहरी जो सतह होती है ये फैल जाती है। फैलने के कारण क्या है? ये एक तरह से ये इस तरह से खिंचाव उत्पन्न होता है। ये इधर खिंचाव होगा और ये इधर खिंचाव होगा, जिसके फलस्वरूप क्या है? ये कोशिकाएं क्या है? बाहर की ओर फैलती हैं द्वार कोशिकाएं। और फैलने के कारण क्या है? एक छिद्रूपी संरचना बन जाती है। इस छिद्रूपी संरचना को ही क्या कह रहे हैं हम? स्टोमेटा कह रहे हैं। यहाँ पर क्या होता है? द्वार कोशिकाओं से पानी की जो मात्रा होती है वो बाहर निकलती है। द्वार कोशिकाओं से पानी की मात्रा क्या होती है? बाहर निकलती है। यहाँ अंदर आ रही थी द्वार कोशिकाओं से पानी की मात्रा, और यहाँ पर द्वार कोशिकाओं से क्या है? पानी की मात्रा सहायक कोशिकाओं में बाहर की ओर जा रही है, जिसके कारण ये क्या हो जाती हैं? पिचक जाती हैं, सलत हो जाती हैं। सलत को हो जाती है। सलत होने के कारण क्या है? इनके बीच में जो गैप होता है, वो गैप क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। और समाप्त होने के कारण जो कंडीशन बनती है हमारे पास रंध्र की, वो क्या कहलाती है? बंद रंध्र कहलाती है, क्लोज स्टोमेटा। और यहाँ पर क्या कहलाता है? ये ओपन स्टोमेटा। अब हम बात करेंगे रंध्र के आधार पर पत्तियों के प्रकार। रंध्र के आधार पर क्या करेंगे हम? पत्तियों के प्रकार। चूंकि रंध्र किस में पाए जा रहे हैं? पत्तियों पर पाए जा रहे हैं। तो पत्तियां अलग अलग प्रकार की होती है। पत्ती की कौन सी सतह पर रंध्र पाए जा रहे हैं? ऊपरी सतह पर पाए जा रहे हैं, निचली सतह पर पाए जा रहे हैं, या दोनों सतह पर पाए जा रहे हैं? इस आधार पर हम रंध्र के उपस्थिति के आधार पर, डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पर क्या करेंगे? हम पत्तियों के प्रकार के बारे में डिस्कस करेंगे। रंध्रों की संख्या के आधार पर पत्तियां 3 प्रकार की होती है। हम जानते हैं कि जो रंध्र होते हैं पत्ती की बाह्य त्वचा पर पाए जाते हैं। रंध्र के वितरण के आधार पर पत्तियों के प्रकार। वितरण के आधार पर पत्तियों के प्रकार। देखिए ये जो रंध्र होते हैं ना, रंध्र पत्ती की बाह्य त्वचा पर उपस्थित होते हैं।
कहाँ पर उपस्थित हैं? बाह्य त्वचा पर। इनकी जो संख्या होती है, संख्या, अगर इनकी संख्या के बारे में बात करें तो रंध्रों की संख्या होती है प्रति वर्ग सेंटीमीटर 100 से लेकर 60,000 प्रति वर्ग सेमी क्षेत्र में 100 से लेकर 60,000 तक पाई जाती है। कितनी पाई जाती है इनकी संख्या? 100 से लेकर 60,000 तक पाई जाती है। अब इन वितरण के आधार पर जो पत्तियों के जो प्रकार हैं वो 3 प्रकार के हैं। एक तो अधोरंध्री, और नंबर 2 है हमारे पास अधोरंध्री के बाद में अधिरंध्री, अधिरंध्री, और तीसरा है उभयरंध्री। अधोरंध्री इसको बोलते हैं हाइपोस्टोमेटिक, हाइपोस्टोमेटिक, इसको बोलते हैं हाइपोमेटिक, और इसको बोलते हैं एम्फीस्टोमेटिक, एम्फीस्टोमेटिक। ठीक है, अब मैं आपको समझाने के लिए बताऊं, अधोरंध्री जो होते हैं ना, ये ऐसी पत्तियां होती है जिनमें जो रंध्र जो पाए जाते हैं वो केवल निचली सतह पर पाए जाते हैं। पत्ती की निचली सतह पर, पत्ती की निचली सतह पर कहाँ पाए जाते हैं? निचली सतह पर। अधिरंध्री ऊपरी सतह पर, और अगर उभयरंध्री की बात करें तो दोनों सतहों पर, दोनों सतहों पर पाए जाते हैं, दोनों सतहों पर पाए जाते हैं रंध्र। अब देखिएगा, जो ये हमारे पास ये बात करते हैं ना हमने उभयरंध्री, उभयरंध्री जो होते हैं ना, ये 2 प्रकार के होते हैं उभयरंध्री भी। एक तो समान रंध्री, यानी कि दोनों सतह पर समान संख्या में रंध्र पाए जाए। एक असमान रंध्री, एक सतह पर ज्यादा रंध्र पाए जाए, दूसरी सतह पर क्या है? कम पाए जाते हैं। देखिए कि यहाँ पर अधोरंध्री, अधिरंध्री, उभयरंध्री। अधोरंध्री निचली सतह पर रंध्र पाए जाते हैं, अधिरंध्री ऊपरी सतह पर रंध्र पाए जाते हैं, उभयरंध्री दोनों सतह पर रंध्र पाए जाते हैं। अब एक खास बात है यहाँ पर, मैं आपको इधर से नोट करा देता हूँ। जो अधोरंध्री होते हैं ना, अधोरंध्री, इन्हें एप्पल टाइप के रंध्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एप्पल टाइप के स्टोमेटा। क्या बोलेंगे इनको? एप्पल टाइप स्टोमेटा। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये। किसको बोल रहे हैं हम? अधोरंध्री को। अब हम बात करते हैं अधिरंध्री। तो यहां पर है हमारे पास जलीय जो पौधे होते हैं, जलीय पौधे, उनमें हम बात करते हैं। यहाँ पर रंध्र जो होते हैं, क्योंकि जलीय पादप होते हैं, उनकी जो निचली सतह होती है वो क्या है? पानी के संपर्क में रहती है। ऊपरी जो सतह होती है वो पानी के संपर्क में रहती है, इसलिए ऊपरी सतह पर क्या पाए जाते हैं? एक तरह से रंध्र पाए जाते हैं। तो यहाँ हम लीली प्रकार के रंध्र बोल सकते हैं इनको, लीली टाइप स्टोमेटा। वाटर लिली होती है ना, लीली टाइप में। अब हम बात करते हैं किसकी? ये जो बात करते हैं इसकी, उभयरंध्री की। ये जई प्रकार के होते हैं, जई, ओट टाइप, जई प्रकार। अगेन रिपीट कर रहा हूं, ये सेब प्रकार के, ये हमारे पास लीली प्रकार के, और ये हमारे पास क्या है? जई प्रकार के। यहाँ जई प्रकार के क्योंकि इन पादपों के अंदर जो पत्तियां होती है समद्वीप पार्श्विक पत्ती पाई जाती है, समद्वीप पार्श्विक पत्ती पाई जाती है। यहाँ पर कौन सी पत्ती पाई जाती है? समद्वीप पार्श्विक, समद्वीप पार्श्विक पत्तियां। समद्वीप पार्श्विक पत्तियां जो होती है ना, ये आइसोबाइलेटरल कहलाती है इंग्लिश के अंदर। इनमें क्या होता है? दोनों सतहें लगभग समान होती है संरचनात्मक दृष्टि से। दोनों सतह, ऊपरी सतह और निचली सतह के समान, और दोनों पर क्या समान मात्रा में सूर्य का प्रकाश पड़ता है। ठीक, और रंध्र क्या होते हैं? इनमें दोनों में समान मात्रा में पाए जाते हैं, ऊपरी सतह भी पाए जाते हैं और निचली सतह भी पाए जाते हैं। खास बात ये, किसमें? ओट टाइप में या जई प्रकार के जो रंध्र होते हैं, पत्ती होती हैं,
और इन पत्तियों को क्या बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं, अधि। और जो रंध्र होते हैं वो क्या कहलाते हैं, जई प्रकार के। लीली टाइप में जलीय पादप होते हैं, इनमें जलीय पादप के बारे में बात करते हैं। और एप्पल टाइप में, इसमें जो हम बात करते हैं, जो पत्तियां होती है ना, दो प्रकार की पत्तियां होती है, एक तो समद्विपार्श्विक पत्ती होती है, और एक पत्तियां जो हमारे पास होती हैं, कौन सी, ये किस तरह से, अरे बोल देते हैं जिनको, एक तरह से क्या कह सकते हैं हम, ऐसी पत्तियां जिनकी दोनों सतह जो होती हैं वो अलग अलग संरचना की दृष्टि से कैसी होती हैं, अलग अलग होती हैं। उन पत्तियों को क्या बोलते हैं हम यहाँ पर, अधोरंध्रीय पत्तियों के रूप में डिस्क्राइब किया गया है। तो इस प्रकार हमने आपको बताया अभी तक रंध्र। इस वीडियो के अंदर बात करें तो वाष्पोत्सर्जन क्रिया के बारे में बताया, वाष्पोत्सर्जन के प्रकार बताए, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया में भाग लेने वाले जो रंध्र हैं उनके रंध्र की संरचना के बारे में बताया। रंध्र की संरचना के बाद में हमने बताया रंध्र की उपस्थिति या वितरण के आधार पर पत्तियों के प्रकार। ठीक है, नेक्स्ट अगले वीडियो में।